हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं जेडीए जेलो एग्ज़ाम जो कि जुलाई में होने वाला है। उसके लिए जेडीए एक्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसके सेक्शन 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ईच एंड एवरी सेक्शन को एमसीक्यू के साथ डील किया गया है। तो अगर आपने इससे पहले 2 वीडियोस नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो सेक्शन 5 बात करता है मीटिंग ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की बैठकें कैसे होगी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अथॉरिटी की मीटिंग कम से कम 6 महीने में एक बार तो होनी ही होनी है। यानी 6 मंथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 6 मंथ में एक बार आपको अथॉरिटी की बैठक करनी होगी। मीटिंग कहाँ और कब होगी ये चेयरमैन तय करेगा और मीटिंग में काम करने के लिए रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही मीटिंग काम की जाएगी, जैसे कि हम देखते हैं बाकी सब में भी। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अगर मीटिंग ये डिसाइड कहाँ और कब का डिसाइड चेयरमैन कर रहा है तो उसकी अध्यक्षता भी चेयरमैन के द्वारा ही की जाएगी। और बाकी अगर चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन है वो मीटिंग का संचालन करेगा। और दोनों ही नहीं है तो जो भी मेंबर उसमें उपस्थित होगा वो मेंबर मीटिंग को रन करेगा। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है जो चांसेस है एग्ज़ाम में आने का, कि मीटिंग कम से कम कितने समय में एक बार होनी चाहिए। तो 6 महीने में एक बार तो मीटिंग होनी ही चाहिए कम से कम। और टाइम कौन तय करेगा? प्लेस और टाइम तो चेयरमैन तय करेगा। और अगर चेयरमैन नहीं है तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। चेयरमैन अगर नहीं है तो मीटिंग की अध्यक्षता वाइस चेयरमैन के द्वारा की जाएगी। अगर दोनों ही उपस्थित नहीं हैं तो उपस्थित मेंबर में से कोई भी एक अध्यक्ष बन सकता है। फिर है सेक्शन 6, सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी सदस्यता समाप्त होना कब सीज हो जाएगी। तो अगर किसी भी मेंबर या अथॉरिटी को कॉन्ट्रैक्ट, लोन या अरेंजमेंट, जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है उन सब में अगर उनका खुद का पर्सनल है तो फिर मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर मेंबर सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी या शेयर होल्डर है या इनडायरेक्ट या इंटरेस्ट है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। यानी एक ही ऑप्शन है कि अगर जेडीए में अगर कोई भी प्रॉपर्टी है या किसी भी तरह का कोई भी विवाद है, अगर इन मेंबर्स की उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सिर्फ ये एक ही ग्राउंड है। और यदि विवाद होता है कि वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ या नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट का जो फैसला है वो फाइनल होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना कि चेयरमैन का। तो स्टेट गवर्नमेंट का फैसला फाइनल होगा। फिर है, इसमें है कि ये एक, इसमें 6 में सिर्फ एक ही ग्राउंड है सिजेशन का। तो किसी मेंबर की मेंबरशिप कैसे समाप्त हो सकती है? तो एक ही, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उसका अगर पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बी आंसर। डिस्क्वालीफिकेशन के मामले में फाइनल डिसीजन किसका होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। फिर है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है टाइटल का कि सेक्शन 6 किससे रिलेटेड है? तो वो मेंबरशिप के सिजेशन से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 7 बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, कि एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसकी गठन और शक्तियाँ क्या क्या है। तो मतलब जैसे उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे और क्या क्या उनकी पावर्स होगी। तो इसमें कौन कौन होंगे हमने ये पढ़ा था। जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर चेयरमैन होगा। अर्बन डेवलपमेंट सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव, जेडीए का सिक्योरिटी चीफ इंजीनियर्स, जो जयपुर का कलेक्टर है वो, और एसपी, ये सब होंगे। इनकी पावर क्या क्या होगी? डिवीज़न और यूनिट को ऑर्गेनाइज करना, रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार करना, प्रोजेक्ट के स्कीम बनाना, टेंडर को अप्रूव करना, ये किसी तरह की कोई पोस्ट भी क्रिएट कर सकता है, या कोई बोरोविंग या इन्वेस्टमेंट या लीगल प्रोसीडिंग जो भी है उसको विदहोल्ड किया जा सकता है। सेक्शन 8, हमें सेक्शन 3,
4 और 7 में कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 3 और 4 में क्या दे रखा था, जीडीए मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि 7 में दे रखा है एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन। तो दोनों के चेयरमैन अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग है। तो इस 7 के क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, तो हमने पढ़ा था कमिश्नर होगा, जो भी डेवलपमेंट का कमिश्नर है वो। एग्जीक्यूटिव कमेटी का कार्य क्या है, उसका काम है फाइनली टेंडर को अप्रूव करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रेगुलेशन का ड्राफ्ट कौन तय करता है, तो ये भी एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। और एग्जीक्यूटिव कमेटी का संबंध किससे है, वो संचालन करेगी और इम्प्लीमेंटेशन करेगी। फाइनल टेंडर को अप्रूव कर लिया, ड्राफ्ट तैयार कर लिया, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम भी किसका है, कमेटी का। नेक्स्ट सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर और सेक्रेटरी। ये जो 3 दे रखे थे अभी कमेटी में हमने पढ़े थे एग्जीक्यूटिव का, इनका कैसे कैसे होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को, जो भी डायरेक्टर है उन्हें, और सेक्रेटरी को। इनका रोल क्या होगा, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। जो भी कमिश्नर है वो कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसके काम होता है जैसे प्रोजेक्ट को रोकना, देखना, परमिशन देना, टेंडर को देखना, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना। और इसके अलावा डायरेक्टर में भी सिर्फ एक नहीं होता है, ये सब भी होता है, जैसे डायरेक्टर इंजीनियर, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर ऑफ लॉ। तो इन सब का अपॉइंटमेंट किया जाता है। आप इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है। ये अपॉइंट करने वाले क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग इनके आंसर्स होते हैं। तो इसको कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को क्या कहता है, मतलब ये होता कौन है, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है अथॉरिटी का। फिर डायरेक्टर कौन हो सकता है, तो फाइनेंस का हो सकता है। परमिशन ग्रांट और रेफ्यूज़ करने का पावर किसके पास में होता है, तो ये बताया है कि ये जो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर है उसका पावर क्या है, तो उसका पावर परमिशन ग्रांट रिफ्यूज़ करने का पावर है। सेक्शन 9 डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों का संख्या निर्धारण करना। तो हमने सेक्शन 8 में पढ़ा था कि जो कमिश्नर होता है और जो डायरेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा जो सेक्रेटरी होता है, उन सब का अपॉइंटमेंट किया जाता है सेक्शन 8 में। तो क्या सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, नहीं। अगर और कर्मचारियों की ज़रूरत है इनके अलावा, बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है सेक्शन 8 और 9, तो और अगर ज़रूरत है तो सेक्शन 9 में अपॉइंटमेंट किया जाता है। संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। कौन करेगा, तो सबसे पहले पावर तो अथॉरिटी के पास में रहेगा, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में रहेगा। और इसके अलावा अगर वो पावर डेलीगेट की गई है तो वहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी, ओके, एग्जीक्यूटिव कमेटी ये दोनों तय कर सकती है समय समय पर कि इनके अलावा जो ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉय है वो कितने होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सेक्शन 9 किससे रिलेटेड है, तो ये स्टाफ के स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। ये तो एक टाइटल का क्वेश्चन तो हर सेक्शन का आ ही सकता है। फिर तय कौन करेगा इनकी स्ट्रेंथ को, तो या तो अथॉरिटी तय करेगा, या अगर डेलीगेट की गई है पावर तो एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, सेक्शन 9 हो ही गया ये हमारा। फिर है अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में दिया हुआ। देखिए अलग से क्वेश्चन भी है कि अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में दिया है, तो अपॉइंटमेंट तो सेक्शन 8 में दिया गया है। इनके अलावा जो है उनका अपॉइंटमेंट नहीं कह सकते हम, उनके लिए दे रखा है सेक्शन 9। और सेक्शन 9 में क्या क्या किया जा सकता है इसके अलावा, पावर और ड्यूटीज़ ऑफ स्टाफ, सर्विस कंडीशंस, स्टाफ स्ट्रेंथ, ये सारे काम सेक्शन 9 में किए जा सकते हैं। अब है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है कि अथॉरिटी अपने असिस्टेंस के लिए कमेटी भी बना सकती है। सिंपल सा सेक्शन है, अथॉरिटी को पावर दी गई है कि वो अपने काम के लिए कमेटी को बना सकती है। ये उसका डिस्क्रिशन है कि ऐसी कमेटी परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। और ऐसी कमेटी में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, तो ऐसी कमेटी में अथॉरिटी के मेंबर्स हो सकते हैं,
इसके अलावा बाहर से कुछ एक्सपर्ट भी हो सकते हैं टाउन प्लानिंग के लिए, या सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, या और भी कोई अथॉरिटी। और दोनों, मतलब दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटसाइडर होंगे, दोनों तरीके से हो सकते हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन 10 किससे रिलेटेड है। कमेटी के फॉर्मेशन से रिलेटेड, यानी अथॉरिटी को ये पावर है कि वो कमेटी को बना सकती है। कमेटी को कौन मतलब घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो अथॉरिटी तैयार करती है। कमेटी में कौन कौन हो सकता है, तो मेंबर्स भी हो सकते हैं और जो आउटसाइड, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आउटसाइडर ऐसे कोई नाम नहीं दिए होंगे, टेक्निकल थोड़ा होगा। कमेटी मीटिंग का प्रोसीजर किससे तय होता है, जो भी रेगुलेशन अथॉरिटी ने बनाया है उनके अकॉर्डिंग तय होता है। सेक्शन 11 ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर एंड प्रोसीडिंग। हमने पढ़ा कि जो अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फंक्शन है, फंक्शनल बोर्ड कमेटी ने जो भी ऑर्डर्स या प्रोसीडिंग पास की है उनका ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाएगा, क्या उनका ऑथेंटिकेशन किया जाना, यानी उनके ऑर्डर्स वैलिड कैसे माने जाएंगे। तो किसी भी ऑर्डर को ऑफिशियली वैलिड बनाने के लिए उसका ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है, ये हमें पता है। ठीक है, ये सेक्शन ये बात करता है कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो इस एक्ट में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग ऑथेंटिकेट किया जाएगा। कौन करेगा, तो अथराइज्ड अथॉरिटी और ऑफिसर्स के द्वारा किया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि चेयरमैन ही ऑथेंटिकेट करेगा। जैसे हमने ये पढ़ा था इसके डेफिनेशन क्लोज में कि सील होती है, तो अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई सील या मोहर लगा दी गई है तो वो यही समझा जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट पे उस अथॉरिटी ने साइन कर दिया है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि केवल चेयरमैन ही ऑथेंटिकेट करेगा, ऑफिसर्स या मेंबर्स भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है ऑफिशियल ऑथेंटिसिटी और लीगलिटी एस्टेब्लिश करना। ऑर्डर पास होना और ऑर्डर ऑथेंटिकेट होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ऑर्डर पास होना और उसके बाद में जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा वो उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सेक्शन 11 के मेन पॉइंट्स हैं। सेक्शन 12 प्रोविजन फॉर इनवाइटिंग गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी ऑफिसर टू असिस्ट फॉर एडवाइस। सलाह के लिए सरकारी और स्थानीय प्राधिकरण अधिकारियों को आमंत्रित करने का प्रावधान। तो सिंपल सा सेक्शन है कि जो अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जेडीसी है, या फंक्शनल जो बोर्ड है वो इनवाइट कर सकती है किसी भी ऑफिसर को या किसी भी व्यक्ति को। किन किन को अपॉइंट कर सकती है उनकी लिस्ट दे रखी है। कोई किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को, कोई भी लोकल अथॉरिटी का जो ऑफिसर है उसे, या कोई भी अदर ऑफिसर्स, या एनी पर्सन फॉर असिस्टेंट और एडवाइस, किसी भी व्यक्ति को कर सकती है। एंड सच पर्सन कैन अटेंड मीटिंग एज स्पेशल इन्वाइटी और परमानेंट इन्वाइटी के रूप में ये मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। पर्पस क्या होता है इनका, असिस्ट करना और एडवाइस करना किसी भी मैटर पे, और इन जो प्रोसीडिंग है इनमें पार्टिसिपेट करना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऑफिसर्स प्रेजेंट तो हो सकते हैं मीटिंग में, अटेंड भी कर सकते हैं मीटिंग, लेकिन इनको वोट करने का राइट नहीं होता। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सेक्शन 12 किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, अधिकारियों को सलाह हेतु आमंत्रित करना। किनको किसे आमंत्रित किया जा सकता है, तो हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, लोकल अथॉरिटी, या कोई भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। आमंत्रित बैठक में क्या कर सकते हैं, वे कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। और इन्हें विशेष या स्थायी, परमानेंट भी बुलाया जा सकता है और टेम्परेरी भी बुलाया जा सकता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। सॉरी, ये चैप्टर 13 नहीं है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में दे रखा है फंक्शनल बोर्ड्स, यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो है, मतलब अथॉरिटी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे और फंक्शनल बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें 3 सेक्शन है, 13, 14 और 15, और सबसे इम्पोर्टेंट है 13 में, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की जा रही है। तो ये सेक्शन 13, इसका टाइटल भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। दूसरा, आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, सेक्शन 3 में जो अथॉरिटी की स्थापना है उसके बाद में किया जाएगा,
इसका चेयरमैन कौन होगा? जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर इसका चेयरमैन होगा। और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स आएंगे? तो इसमें ट्रांसपोर्ट, पुलिस, इंजीनियरिंग, म्युनिसिपल, प्लानिंग ऑफिसर्स, इसमें सब इंक्लूड होंगे। और इनका मुख्य पर्पस क्या है? ट्रैफिक को कंट्रोल करना और मैनेजमेंट करना। फिर है इनकी पावर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ अदर फंक्शनल बोर्ड, यानी ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के अलावा भी जो फंक्शनल बोर्ड की स्थापना की जाएगी उनका काम क्या है? तो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है अदर फंक्शनल बोर्ड्स को भी, और ऐसी पावर्स दे सकता है जो प्रिस्क्राइब्ड की जाए इस एक्ट में या रूल्स में। और ये सारे जो भी बोर्ड होंगे, चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड हो या अदर कोई भी बोर्ड हो, ये सब अथॉरिटी जो है, जो सेक्शन 3 में स्थापित की गई है, उसके अंडर रहते हुए ही वर्क करेंगे। फिर है सेक्शन 15 की इन फंक्शनल बोर्ड की मीटिंग के बारे में दे रखा है। मीटिंग रूल्स के हिसाब से की जाएगी टाइम टू टाइम पे, और कोरम की आवश्यकता होगी, जैसे 1/3 या कैसे भी। डिसीजन हमेशा मेजोरिटी से लिया जाएगा। और बोर्ड फॉलोज रूल्स मेड बाय अथॉरिटी, और जो बोर्ड है वो अथॉरिटी के रूल्स को ही आगे जाके फॉलो करेगा। सेक्शन 13 को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 13 में दे रखा है जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड अंडर द अथॉरिटी, ये सारे एक्ट जो भी फंक्शनल है वो अथॉरिटी एक्ट के अंडर होंगे। द बोर्ड एस्टेब्लिश, मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी, यानी सेक्शन 3 में अथॉरिटी की स्थापना के बाद ही किया जाएगा। इसका जो कमिश्नर है वो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, जयपुर विकास आयुक्त होगा। इसके अलावा इसमें ये डिपार्टमेंट भी होंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग, पुलिस, म्युनिसिपल बॉडीज़, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये सब भी इसमें इंक्लूड होंगे। और इसका मेन पर्पस होगा जयपुर का जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करना और कंट्रोल करना। इसके अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होंगे, जैसे ट्रैफिक मास्टर जो प्लान है वो तैयार करना, ट्रैफिक सिस्टम को मॉडर्नाइज करना, फॉर्मेशन बनाना, ट्रैफिक लाइसेंस के बारे में बताना, वन वे ट्रैफिक जो है उसको रेगुलेट करना, पार्किंग, साइकिल वे, इन सबको व्यवस्था करना, ट्रैफिक एजुकेशन देना, अवेयरनेस करना, ये सब इनके वर्क्स में आ जाते हैं। द बोर्ड कैन ग्रांट परमिशन फॉर रोड कटिंग फॉर पब्लिक पर्पस, सड़क काटने की अनुमति देने का काम भी इसी बोर्ड का होता है, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड का। और बोर्ड का ये इम्पोर्टेंट काम भी होता है कि वो ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी हैजार्ड है या ऑब्स्टेकल है उनको हटा सकती है, ताकि वो यातायात सुनिश्चित रूप से अच्छे से चल सके। अब हम सेक्शन 13, 14 और 15 से रिलेटेड कुछ MCQ को देखते हैं। सेक्शन 14 किससे रिलेटेड है? ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड, ये तो सेक्शन 13 से अभी अभी हमने पढ़ा। अन्य फंक्शनल बोर्ड के गठन और शक्तियाँ, तो ये अदर जो है उनकी बात करता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अंतर्गत अन्य फंक्शनल बोर्ड कौन गठित कर सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट, यानी सभी तरह के जो चाहे वो अथॉरिटी हो या फंक्शनल बोर्ड हो या अदर फंक्शनल बोर्ड हो, इन सब की स्थापना कौन कर रहा है? राज्य सरकार ही कर रहा है। लेकिन फंक्शनल बोर्ड की स्थापना जो है अथॉरिटी की सलाह के ऊपर किया जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा फंक्शन धारा 14 में आ जाता है? तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बोर्ड जो है वो सेक्शन 14 में आता है। फिर इस सेक्शन 15 किससे रिलेटेड है? तो फंक्शन बोर्ड की बैठकों से रिलेटेड है। कब और कहाँ की जाएगी ये चेयरमैन डिसाइड करेगा। फंक्शन बोर्ड की बैठक किसके द्वारा संचालित की जाएगी? जो भी रूल्स और रेगुलेशन दे रखा है, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा। फिर फंक्शन बोर्ड के सदस्यों को किस लिए अलाउंस मिलेगा? उनके बैठकों में भाग लेने के लिए और अन्य खर्चों के लिए मिल सकता है। फंक्शनल बोर्ड के सदस्यों को अलाउंस कौन प्रिस्क्राइब्ड करेगा? तो रूल और प्रोविजंस जो भी दे रखा है, इसमें कोई स्पेसिफिक कॉरम या टाइम नहीं दे रखा है। ये सब चेयरमैन और जो रूल और रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 करेंगे, जो सेक्शन 16 से लेके 20 तक है। ईच एंड एवरी सेक्शन के साथ में MCQ को डील किया जाएगा, ताकि अलग से MCQ की प्रैक्टिस ना करनी पड़े। तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।